इस सबसे बड़े सर्वे ने जो सबसे पहली बार हुआ एक ऐसा इंडेक्स भी बनाया है जो पहली बार बना। देश में इससे पहले ऐसा कोई इंडेक्स नहीं बनाया गया था। यह इंडेक्स बताता है कि भारत के परिवार वित्तीय तौर पर कितने सुरक्षित हैं। सर, क्या है ये इंडेक्स और कैसे बनाया, क्यों इसकी जरूरत है? अंशुमान जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ शुभम, ये चूंकि हम भारत का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे कर रहे थे, वहाँ 31,000 परिवारों से बात कर रहे थे, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम कोई ऐसा सूचकांक या ऐसा पैमाना बनाएं जिसके आधार पर मैं जान सके कि भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों की, परिवारों की वित्तीय सुरक्षा किस स्तर की है, क्योंकि इसके बाद ही हम ये समझ सकते हैं कि भारत में नीतियों के स्तर पर और उद्योग के स्तर पर किस तरीके के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। जैसा हमने शुरुआत में बीच में चर्चा में कहा कि हमने इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी एसेस की है, वित्तीय सुरक्षा एसेस की है। वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय आज़ादी में बड़ा फर्क है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लेवल पर हैं। वित्तीय आज़ादी के जो परिभाषाएं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषाएं हैं, वो काफ़ी अलग हैं और उन तक जाने में हमें लंबा समय लगेगा। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि लोगों के जीवन में जोखिम कितने हैं, और इसे बनाने पर हमारी रिसर्च टीम के, हमारे इकोनॉमिस्ट से, हमारे विशेषज्ञों के साथ लंबा विचार विमर्श चला। लगभग 1 महीने तक हम ब्रेनस्टॉर्म करते रहे कि आखिर हमें कैसे ये निकाला जाए कि भारत में वित्तीय सुरक्षा को नापने का पैमाना क्या हो। हमारी एक हम्बल, एक विनम्र शुरुआत थी कि हम इस तरह से कोई तो चीज़ चर्चा के लिए बीच में ला सके, और इसके लिए हमारा अपना ही सर्वे आधार बना, क्योंकि हमने इससे बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की कि लोगों के निवेश के, बचत के स्वभाव, उनकी आदतें क्या हैं, भीतर तक, नीचे तक जाकर। हमने इसमें 5 पैरामीटर्स को संकेत किया। पहली चीज़ तो ये कि हमने इसमें 15,000 रुपये से कम कमाने वाले परिवारों को अलग किया, क्योंकि वो वित्तीय सुरक्षा के स्तर से भी बाहर हैं। उनको तो सरकार की तरफ से स्कीमों की, बचत की, बीमा की स्कीमों की ज़रूरत है, तो उनसे अपेक्षा करना कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में खुद कुछ प्लान कर सकेंगे, थोड़ा मुश्किल था। हालांकि हमने उसी सैंपल को भी बाद में जोड़ा जा सकता है। तो हमने कोशिश की कि पहले हम वो लोग जाने, उनके बारे में जाने जिन्होंने एक्टिवली सेविंग के पार्ट में अपने आप को डिक्लेयर किया, ये बताया कि जो थोड़ी बहुत बचत कर रहे हैं। इसमें हमने 5 पैरामीटर्स चुने। हमने इसमें भारत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स बनाने के लिए फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों एसेट्स को रखा, यानी भौतिक संपत्तियों को भी और वित्तीय संपत्तियों को भी। आप कहेंगे भौतिक संपत्तियां क्यों? क्योंकि भारत में प्रॉपर्टी और सोना हमें इस पूरे सर्वे में लोगों की निवेश की पसंद के तौर पर महत्वपूर्ण रूप से सामने आया, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। हालांकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेविंग की डिबेट में प्रॉपर्टी और सोने को बहुत अच्छा निवेश नहीं माना जाता, लेकिन इसके बाद भी चूंकि भारतीय उसमें निवेश कर रहे हैं, तो हमने इसे इसमें शामिल किया। हमने फाइनेंशियल एसेट्स में ये माना कि जो सेविंग्स हैं, यानी कोई परिवार अगर अपनी मासिक इनकम का 20% तक बचाता है, उसकी जो भी मासिक इनकम है, तो वो इस सिक्योरिटी इंडेक्स में उसे पॉजिटिव साइड में काउंट किया जाएगा। हमने ये देखा कि वो परिवार को लोन फ्री होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर कर्ज है तो जो भी बचत है उसका बड़ा हिस्सा तो सबसे पहले कर्ज की किस्त चुकाने में चला जाएगा, फिर वो अपनी वित्तीय सुरक्षा लेकर आएगा। तीसरी, हमने उसमें बीमा शामिल किया, क्योंकि बीमा उनके पूरे परिवार की रिस्क को, जोखिम को कवर करता है किसी भी दुर्घटना या किसी आपदा की स्थिति में। और इसके बाद हमने उन परिवारों की गोल्ड होल्डिंग और प्रॉपर्टी लैंड, चाहे वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी हो या उन्हें विरासत में इनहेरिटेड तौर पर मिली हो, और इस आधार पर जो फार्मूला बना, उस फार्मूले के हिसाब से हमने ये माना कि अगर सेविंग्स हैं तो उसे 25% का वेटेज है, अगर आप लोन फ्री हैं यानी कर्ज फ्री हैं, कर्ज मुक्त हैं, तो 25% का वेटेज है, बीमा है तो उसे 25% का वेटेज है, सोने की होल्डिंग है तो उसे 15% का वेटेज है, प्रॉपर्टी की होल्डिंग है तो 10% का वेटेज है। जब आप पूरा सर्वे देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि जिस तरीके के रिएक्शंस हमारे पास सर्वे में निकल कर आए, उनके आधार पर हमने इस वेटेज को तैयार किया। अब आपको शुभम बताएंगे कि हमने इसमें परिवारों को किन 4 स्तरों पर अलग अलग रैंक किया, और हमने कैसे जानने की कोशिश की कि भारत में वित्तीय सुरक्षा के 4 अलग अलग स्तर कैसे हैं। भारत एक जटिल कॉम्प्लेक्स देश है, भारत में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं, शहरी स्तर पर भी, ग्रामीण स्तर पर भी, परिवारों के आय के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी। इसलिए भारत में हमें 4 अलग अलग वर्गों की वित्तीय सुरक्षा के स्तर दिखाई दिया, और ये जानना हमारे लिए जरूरी है, और ये देश को पहली बार पता चलेगा भारत के फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स के जरिए। बिल्कुल, तो जैसा अंशुमान जी ने बताया, सेविंग, लोन, इंश्योरेंस, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये 5 हमारे पैरामीटर थे। वेटेज अंशुमान जी आपको बता चुके हैं। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि ये देखा गया कि इस वेटेज के हिसाब से जिन परिवारों का स्कोर 0 से 25 तक आया, यानी कि 0 से 25 के बीच जिनका स्कोर आया, उनको हमने माना इनसिक्योर्ड, कि वो अभी असुरक्षित हैं। जिनका 25 से 50 के बीच आया, उनको माना लो सिक्योर्ड, कि ठीक है, थोड़े से सिक्योर हैं लेकिन बहुत कम, उनका जो सुरक्षा का लेवल है वो बहुत नीचे है। इसके बाद हमने मॉडरेटली सिक्योर्ड को माना 50 से
75 के बीच कि ठीक है भाई, ठीक ठाक सिक्योर्ड हैं आप, और 75 से 100 के बीच जिनका स्कोर आया उनको माना कि ये पूरी तरीके से सिक्योर हैं, इनकी कहानी लोगों को पता चलनी चाहिए। अब देखिए नतीजे कितने चौंकाने वाले हैं। अंशुमन जी ने बताया ना आपको कि 15,000 से नीचे वालों को तो हमने वैसे ही निकाल दिया क्योंकि वो तो सिक्योर नहीं है, उनको तो वाकई सरकार की स्कीमों की जरूरत है। इसके बाद जो नतीजे आए उसमें पता चला कि भारत के 42% परिवार इनसिक्योर्ड हैं, असुरक्षित हैं पूरी तरीके से। 33% परिवार लो सिक्योर्ड हैं, यानी कि थोड़े से कम सिक्योर हैं, सिक्योरिटी का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। 20% परिवार ठीक ठाक सिक्योर्ड हैं और केवल 5% परिवार भारत के ऐसे हैं जो खुद को सिक्योर्ड मान सकते हैं या कह सकते हैं कि वो सिक्योर्ड हैं। केवल 5% परिवार ऐसे हैं जो भारत में वित्तीय तौर पर सुरक्षित कहे जा सकते हैं। अगर अब आप स्टेट के लेवल पर देखेंगे तो वही अंशुमन जी कुछ हाँ, इसमें आंकड़े को इसलिए 42% ना माने क्योंकि हमने इस आंकड़े को में उन जब 15,000 लोगों को और आप शामिल कर लें, इसलिए हमने इसे अलग अलग आंका था। और जो चार्ट हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखें। इस हिसाब से अगर देखें तो भारत में जो एस्पायरिंग क्लास 15,000 रुपए से नीचे इनकम वाले लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो लगभग 69% लोग, 69% लोग भारत में आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं। ये आंकड़ा हमें ये दिखाता है। और ये वित्तीय सुरक्षा का स्तर इतना विविधतापूर्ण है अलग अलग राज्यों में, जिसके बारे में आपको शुभम बताएंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि भारत में किस स्तर के इंटरवेंशन की जरूरत है। पहले हम देखें राज्यों के आंकड़े। राज्यों के आंकड़े वित्तीय सुरक्षा के स्कोर पर क्या बताते हैं? भारत में 69% लोग वित्तीय तौर पर सुरक्षित या जोखिम में हैं। और यह बात बताने के लिए इस आंकड़े तक पहुंचने से पहले आपने महसूस की होगी जब आपने देखा होगा कि भारत में कोविड के दौरान सैकड़ों लोगों की नौकरियां गईं और वो अपने घर वापस चले गए क्योंकि उनके पास 2 महीने तक सर्वाइव करने की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या पैसे जेब में उपलब्ध नहीं थे। ये वो वित्तीय असुरक्षा थी जो हमें सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब अगर आप असुरक्षित परिवार जानना चाहेंगे कौन से राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित परिवार हैं, तो बिहार 62% परिवार असुरक्षित हैं पूरी तरीके से। 55% परिवार झारखंड में असुरक्षित हैं। हरियाणा में 50% परिवार असुरक्षित हैं। जबकि अगर आप ये देखना चाहें कि सबसे ज्यादा सुरक्षित परिवार कहां है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित परिवार आंध्र प्रदेश में है। 6% परिवार ऐसे हैं आंध्र प्रदेश में जो सुरक्षित हैं, जबकि कर्नाटका में 12%, यानी आंध्र प्रदेश से 2 गुने परिवार कर्नाटका में हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पहली टिप्पणी आलोक प्रामाणिक सर आपसे। सर, 5% केवल सुरक्षित परिवार, जबकि अगर आप असुरक्षित से और ठीक ठाक सुरक्षित तक देखें तो बड़ी संख्या 95%। क्या कहना है आपका इस पर? मुझे इसमें एक क्षेत्रीय डायमेंशन भी दिखा है। आप ही के आंकड़े ने बताया कि अपना बिहार और झारखंड यहाँ परम असुरक्षितों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कर्नाटक और आंध्रा बहुत रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से वहाँ सुरक्षित परिवार ज़्यादा है। तो मतलब एक हम जो देखते हैं कि साहब हम चीन से सीखें और वहाँ से सीखें और यहाँ से सीखें, तो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश और बिहार को कोई इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा जाके आंध्र और कर्नाटक से भी सीख लें तो भाई वहाँ से क्या लेके आना है। एक आंकड़ा भी आ रहा था आय का, उसमें कर्नाटक बहुत ऊपर था। कर्नाटक की कहानी, कर्नाटक महाराष्ट्र बहुत ऊपर थे। कर्नाटक की सारी कहानी सॉफ्टवेयर की कहानी है, बल्कि उसमें एक आंकड़ा रिवाइज हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अकेले बेंगलोर शहर का देश की जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूशन है थैंक्स टू सॉफ्टवेयर। तो भाई अपना जो पूरा उत्तर प्रदेश है, कानपुर, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ की सॉफ्टवेयर क्यों नहीं हो सकता या नए नए एडटेक क्यों नहीं हो सकते? तो मेरे ख्याल में हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है और सुरक्षा का स्तर उत्तर भारत में और बेहतर हो। निश्चय राष्ट्रीय डेटा बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें बजाय चीन से और स्पेन से और बाहर से सीखने के हमारे उत्तर भारतीय राज्य अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र से सीख के आए तो भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जी अंशुमन सर, आपकी टिप्पणी इस पर? इस आंकड़े को और गौर से आप देखें क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स पहली बार आया और हमने इसे बहुत मेहनत के साथ उस सर्वे के आधार पर तैयार किया। अगर आप आलोक जी और जितेंद्र जी इस आंकड़े को करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लो सिक्योर्ड और मॉडरेटली सिक्योर्ड में एक बड़ी आबादी आती है, एक बहुत बड़ी आबादी आती है। और ये बताती है कि अगर वित्तीय सुरक्षा के स्तर में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए, यानी वो 42% लोग जो नीचे, 69% लोग जो नीचे हैं 15,000 वालों को शामिल करने के बाद, अगर उनकी वित्तीय सुरक्षा में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए, उनकी इनकम में थोड़ी सी भी बढ़त हो जाए, तो वो अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित से, जोखिम की स्थिति से निकालकर थोड़ी सी सुरक्षित स्थिति में ला सकते हैं। और अगर उनके ऊपर उनकी थोड़ी सी आय और बढ़े तो वो शायद अपने आप को औसत सुरक्षा की स्थिति में ला सकते हैं। वित्तीय पूर्ण सुरक्षा की स्थिति तक आने या वित्तीय रूप से अपने आप को पूरी तरह सेफ करने की परिस्थिति में जाने में उनको समय लगेगा।